वाली स्टडी सर्कल, होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है, हमारा जो क्लास चल रही है वो जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स पे हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट जाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स के रिगार्डिंग बताता हूँ, जहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, जो आपको किसी भी बुक में लिखे हुए, जो भी एग्ज़ाम्स के लिए बुक आती हैं वहाँ पे लिखे हुए नहीं मिलेंगी, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये सबसे पहले डिस्कस करते हैं, तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो देखिए, स्टेट्स या यूटी की जो एंट्री होती है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में होती है, ठीक है, जिसमें नेम्स ऑफ स्टेट एंड यूटीज़ होता है, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल में होती है ये एंट्रीज। अब जब हमने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया पार्लियामेंट ने, तो क्या हुआ, फर्स्ट शेड्यूल में चेंज हुए कुछ, फर्स्ट शेड्यूल में चेंज किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब वो चेंज क्या थे हम बताते हैं। देखिए, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पहले जे.एंड.के जो स्टेट थी, इसकी जो एंट्री थी वो सीरियल नंबर 15 पे थी। फर्स्ट शेड्यूल में सीरियल नंबर 15 जो था वो जे.एंड.के स्टेट के रिलेटेड था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो जे.एंड.के स्टेट थी, एरस्टवाइल जे.एंड.के स्टेट, उसकी एंट्री फर्स्ट शेड्यूल पे सीरियल नंबर 15 पे थी। लेकिन जब यूटी बनी, जब ये जे.एंड.के दो में डिवाइड हुआ, लद्दाख में और जे.एंड.के में, ठीक, तो जो जे.एंड.के की ये एंट्री जो 15 थी ये डिलीट की गई, ये एंट्री डिलीट की गई और स्टेट्स को उनकी एंट्री आ गया, यानी जो 16 नंबर पे थी वो 15 पे, इस तरह उनको रीअरेंज किया गया। तो 29 से अब 29 ही स्टेट्स को रीअरेंज किया गया, ठीक है। तो वो हम इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे किस स्टेट का कौन सा सीरियल नंबर है, तो वो बात की बात है, फ़िलहाल आप इतना याद रखिए। अब यूटी की जो हमारी एंट्री थी, जे.एंड.के यूटी की एंट्री फर्स्ट शेड्यूल में यूटी वाले चैप्टर में कहाँ पे हुई, ठीक। यूटी में जे.एंड.के की एंट्री पहले स्टार्टिंग में, ये पॉइंट्स याद रखिए, 2019 में जब एक्ट पास हुआ तो ये एंट्री जे.एंड.के की आई हमारे सीरियल नंबर 8 पे, ठीक है। 8 पे हमारी जे.एंड.के थी यूटी और 9 पे हमारी लद्दाख थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक और एक्ट पास किया पार्लियामेंट ने, जो इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 2020, यानी 2020 में एक और एक्ट पास हुआ, जो बेसिकली जे.एंड.के के रिलेटेड नहीं था, लेकिन उसने फर्स्ट शेड्यूल में चेंज किए। जब 26 जनवरी 2020 को एक एक्ट पास हुआ, उसमें क्या किया गया, हमारे पास जे.एंड.के से पहले कितने यूटीज़ थे, 7, इसीलिए जे.एंड.के की एंट्री 8 आई और लद्दाख की 9 आई। लेकिन जब ये एक्ट पास हुआ तो 2019 के बाद हमारे यूटीज़ इंक्रीज़ होके 9 हो गए। लेकिन जब ये एक्ट पास हुआ तो ये 9 के बदले कितने हो गए, हमारे पास यूटीज़ 8 ही रह गए। बताता हूँ कैसे। देखिए, जो दमन एंड दीव अलग यूटी थी, दादर नगर एंड हवेली अलग यूटी थी, ठीक है। इन दोनों को मर्ज कर दिया, इन दोनों को एक ही यूटी बनाया गया, ठीक है, विद पोर्ट ब्लेयर एज देयर कैपिटल। इन दोनों को एक ही यूटी बनाया गया, ठीक। तो जब 26 जनवरी 2020 में ये एंट्री चेंज होगी, तो अब प्रेजेंट डेट में, यानी 26 जनवरी, जस्ट ए सेकेंड, 26 जनवरी 2020 के बाद अब जे.एंड.के की एंट्री क्या है, तो अब जे.एंड.के की जो एंट्री है, प्रेजेंट एंट्री जे.एंड.के की अब एंट्री 7 पे, यानी फर्स्ट शेड्यूल में यूटी वाले चैप्टर में जे.एंड.के की एंट्री 7 है और लद्दाख की भी एक कम हुई, तो लद्दाख की आ गई 8 नंबर पे, ठीक। तो ये था हमारा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ सबसे पहले शेयर करना ज़रूरी थी, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जिन पैटर्न्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़रूरी नहीं आपसे वही क्वेश्चन बार बार पूछे जाएं, इसमें से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखते हैं जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का, वो है इसके शेड्यूल्स, ठीक है। जैसे कि हम सबको पता है कितने शेड्यूल्स हैं टोटल, 5, ठीक है। अब कोई मुश्किल नहीं है इनको याद रखना, बिल्कुल आसान है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जो फर्स्ट शेड्यूल है इसका वो है मेंबर्स ऑफ
राज्यसभा, ठीक। सेकंड है मेंबर्स ऑफ लोकसभा, ठीक। थर्ड जो शेड्यूल है वो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज, ठीक है। फोर्थ जो है वो है ओथ एंड एफ्रीमेशन, ओथ एंड एफ्रीमेशन। राइटिंग को इग्नोर कीजिए, बस आप सिर्फ समझिए। और फिफ्थ जो शेड्यूल है वो है सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल टू JNK-UT, ठीक है, एंड लद्दाख, JNK एंड लद्दाख। देखिए सिंपल, आपको पहले ये याद रखना है कि 5 शेड्यूल्स हैं। अब इसकी जो ट्रिक है, आप स्टार्ट कीजिए राज्यसभा से। राज्यसभा से आप आएंगे, फिर क्या होते हैं मेंबर ऑफ लोकसभा। अब फर्स्ट राज्यसभा क्यों है, क्योंकि ये परमानेंट हाउस है, ये डिज़ालो नहीं होता है। आपको पता है इंडियन पॉलिटी में, आप ये सब पढ़ेंगे जब हम स्टार्ट करेंगे। पहले आप याद रखिए, हम स्टार्ट करेंगे परमानेंट हाउस से, ठीक है, मेंबर ऑफ राज्यसभा। सेकंड शेड्यूल, राज्यसभा से आप आएंगे लोकसभा, ठीक है। थर्ड शेड्यूल, उसके बाद क्या आती है स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट में क्या होंगी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। उसके बाद ये जो तीनों सिलेक्ट होंगे, ये जब तीनों क्या होते हैं सिलेक्ट्स होते हैं, यानी इनको चूज़ हम करते हैं, तो उसके बाद इनकी क्या होती है ओथ एंड एफ्रीमेशन। सिंपल, पहले आप जाएंगे परमानेंट हाउस राज्यसभा, देन मूव ऑन करेंगे लोकसभा, फिर उसके बाद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, फिर इनकी ओथ एंड एफ्रीमेशन होगी। और फिफ्थ, इसमें तो याद रखने वाली कोई चीज़ नहीं है, जो सेंट्रल लॉज JNK में एप्लीकेबल किए गए और लद्दाख UT में, ठीक है, तो वो इसमें ऐड हुए हैं। तो सिंपल याद रखना आपको, सबसे पहले लोकसभा सॉरी राज्यसभा, देन आप जाएंगे नॉन परमानेंट हाउस लोकसभा जो 5 ईयर्स के लिए हम चूज़ करते हैं, देन उसके बाद क्या आते हैं स्टेट गवर्नमेंट यानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, फिर इन तीनों की क्या होती है ओथ एंड एफ्रीमेशन। हो गया शेड्यूल 4। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ ओथ एंड एफ्रीमेशन थर्ड शेड्यूल में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना, लेकिन इस एक्ट में फोर्थ शेड्यूल में ओथ एंड एफ्रीमेशन। इसी तरह फिर जो सेंट्रल लॉज एप्लीकेबल हुए JNK में, ये थे हमारे शेड्यूल्स के बारे में, ठीक है। अब जो हमारे पार्ट्स हैं, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के पार्ट्स हैं, वो हम साथ साथ डिस्कस करेंगे सेक्शंस के साथ, ठीक है। ओके, पार्ट्स कितने हैं हमारे इसके 14 पार्ट्स, ठीक। तो 103 सेक्शंस हैं, तो ये हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये हम डिस्कस करेंगे साथ साथ। तो चलिए हम आते हैं अब सेक्शन वाइज, जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं बेसिकली वो हम डिस्कस करते हैं। 2 सेक्शंस ऑलमोस्ट आज हम डिस्कस करेंगे, ओके। तो एक्ट कैसे चला क्या हुआ वो मैंने आपको सब बता दिया गया। तो अब जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो इसमें बेसिकली इंफॉर्मेशन दी गई है। इसमें सेक्शन 1 और 2 हैं, सेक्शन 1 और 2। सेक्शन 1 और 2 में क्या है प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन, टाइटल एंड डेफिनेशन। जैसे कोई भी एक्ट पास होता है उसके पहला सेक्शन या दूसरा सेक्शन किसके बारे में होता है, उसका टाइटल दिया जाता है, क्या नाम है इस एक्ट का। जैसे इस एक्ट का नाम क्या है JNK, दिस एक्ट वुड बी कॉल्ड एज JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ठीक है। डेफिनेशन क्या एक्ट की वो दी जाती है। तो अगर आपसे पूछते हैं पार्ट 1 में क्या है, तो उसमें क्या है टाइटल एंड डेफिनेशन है, जो स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन दी जाती है वही है हमारे पार्ट 1 में, और सेक्शन 1 एंड 2 इसके साथ डील करते हैं, ठीक है। जो पार्ट 2 है हमारा, पार्ट 2, इसका जो सेक्शन 3 है ये करता है लद्दाख एज ए UT विदाउट लेजिस्लेचर। ये आप समझिए, सेक्शन 3 डील करता है लद्दाख के साथ, लेकिन एज ए UT विदाउट लेजिस्लेचर। ये जो UT, आज देखिए पार्ट 2 अगर आपसे पूछते हैं क्या है पार्ट 2 क्या है, ठीक है, पार्ट 2 जो हमारा है ये किस बारे में है, तो पार्ट 2 जो है हमारा ये है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द JNK स्टेट, इस पार्ट का नाम है, ठीक है। पार्ट 2 का नाम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द JNK स्टेट। तो जो सेक्शन 3 इसका डील करता है, ये करता है लद्दाख के साथ, यानी लद्दाख UT होगी विदाउट लेजिस्लेचर, यानी वहाँ पे असेंबली नहीं होगी, है ना, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होगा, बल्कि किसका रूल होगा प्रेसिडेंट का। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 239A,
सेम एज, अगर आपको एग्जांपल पूछेंगे और कौन सी यूटी ऐसे है, जैसे दादर नगर एंड हवेली दमन एंड दीव जो है ना, तो ये सेम लाइंस पे रूल करते हैं। इसी तरह अगर दूसरी एग्जांपल आपसे पूछेंगे तो चंडीगढ़ है, ठीक है। तो पार्ट सेकंड का सेक्शन 3 लद्दाख के साथ डील करता है। सेक्शन 4 जे.एंड.के एज ए यूटी विद लेजिस्लेचर, आर्टिकल 239, सॉरी यहाँ पे मैंने आपको गलत बोल दिया, ये आर्टिकल 239 ही है, सिर्फ 239, ठीक है। जो जे.एंड.के है सेक्शन 4, जो जे.एंड.के की पार्ट है जिसमें जम्मू और कश्मीर डिवीज़न है, इसका होगा आर्टिकल 239A, ठीक है, जैसे कि पौंडीचेरी है, ठीक है, यूटी के साथ, ठीक है। तो ये 239 यहाँ पे मैं आपको गलत बोल रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लद्दाख जो है वो सिर्फ आर्टिकल 239A के अकॉर्डिंगली वहाँ पे प्रेसिडेंट उसको एडमिनिस्ट्र करेगा थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। लेकिन जो जे.एंड.के है ये आर्टिकल 239A के तहत यहाँ पे रूल रहेगा, यानी इसमें लेजिस्लेचर रहेगा। तो सेक्शन 3 क्लियर है आपको और सेक्शन 4 भी क्लियर है। अब जो सेक्शन 5 है, अब जब इन्होंने एक्ट लाया था, ठीक है, एक्ट इन्होंने कब पास किया था, 5 को इंट्रोड्यूस किया, उस दिन सेम राज्यसभा में पास हुआ, 6 को ये लोकसभा वहाँ पे भी पास किया, और देन 9 तारीख को ये एक्ट एनेक्ट हो गया था। लेकिन 9 तारीख को एनेक्ट होने से लेके 9 अगस्त से लेके 31 अक्टूबर तक ऑलमोस्ट 40 दिन का टाइम था। अब इस 40 दिन में जो यहाँ पे ऑलरेडी गवर्नर थे हमारे सत्यपाल मलिक जी, ये पॉइंट्स आप याद रखिए। जब यहाँ पे ये एक्ट एनेक्ट हुआ, जब ये जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, तो जे.एंड.के का गवर्नर कौन था, तो वो सत्यपाल मलिक जी थे, जिन्होंने कंसेंट दी थी ऑन दी बिहाफ ऑफ स्टेट असेंबली। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि 370 में एक प्रोविज़न था कि आप इसमें जब कोई चेंज करेंगे आपको स्टेट असेंबली की कंकरेंस लेनी है। तो उस टाइम पे स्टेट असेंबली तो डिज़ाल्व थी, स्टेट असेंबली नहीं थी। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं किस बंदे ने उस टाइम पे कंकरेंस दी थी जे.एंड.के की तरफ से, तो आपको सिंपल नाम दे सकते हैं, वो वहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं देंगे, वहाँ पे सत्यपाल मलिक जी जो होंगे वो राइट आंसर होगा, ठीक है। तो गवर्नर ने ये दी थी स्टेट असेंबली की बिहाफ पे कंकरेंस। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल था या अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, वो तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। अगर आप देखेंगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनली उसको माना जाता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी एप्लीकेशंस फिल्ड हैं। तो जब उनकी सुनवाई होगी, ये कोर्ट का काम है, वो बात की बात है। तो अभी आपको इतना याद रखना है कि सत्यपाल मलिक जी ने कंकरेंस दी थी। अब सेक्शन 5 ये कहता है कि 31 अक्टूबर तक जो गवर्नर है एग्जेक्टिंग स्टेट ऑफ जे.एंड.के का है ना, ये एलजी एज ए एलजी वर्क करेगा जे.एंड.के का और लद्दाख का। जो भी गवर्नर है इनका प्रेजेंट, वो उसकी जो डिजिग्नेशन होगी वो चेंज होगी, एलजी होगा एज ए जे.एंड.के का एंड लद्दाख का, लेकिन ये इंटरमिन एलजी होगा। ये पॉइंट यहाँ पे समझिए, एलजी जो बाद में अपॉइंट हुए हमारे वो अलग थे, ये इंटरमिन एलजी थे ना, फिलहाल के लिए जो अपॉइंट किए जाते हैं। तो इसलिए हम फर्स्ट एलजी का नाम, इनको जब भी फर्स्ट एलजी हमसे पूछते हैं तो सत्यपाल मलिक का नाम हम नहीं देते हैं, तो वो वहाँ पे आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 5 इसके साथ डील करता है। सेक्शन 6 क्या कहता है, अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहले ही हमने डिस्कस किया आज लेक्चर के स्टार्टिंग में, जो एंट्रीज होती हैं स्टेट की और यूटीज़ के नाम होते हैं वो किस में होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल में। तो सेक्शन 6 ने कहा कि फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट होगी। क्यों अमेंडमेंट होगी, एंट्री नंबर 15 डिलीट होगी और एंट्री नंबर 8 और 9 ऐड होंगी, ठीक है। तो ये उसके रिलेटेड है। 7 सेक्शन क्या कहता है, सर्विंग पावर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूटी ऑफ जे.एंड.के। The UT government shall alter name, area or boundary of any district or territorial division in the UT। अब इन सेक्शन 7 ने जे.एंड.के यूटी को पावर दे दी है। क्या दे दी है जे.एंड.के यूटी को, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट होगी एलजी गवर्नमेंट, उसको पावर दे दी है कि वो किसी भी एरिया का नाम, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री या किसी भी डिवीज़न की बाउंड्री वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई बाउंड्रीज फिर चेंज की भी गई, तो खैर वो तो बाद में डीलिमिटेशन कमीशन में कंस्टिट्यूंसीज भी चेंज की गई, कुछ मर्ज की गई, कुछ न्यू कंस्टिट्यूंसी इंट्रोड्यूस की गई। वो हम डीलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जब डिस्कस करेंगे लास्ट पे, तो उसके साथ मैं आपको बताऊंगा। तो अब देखिए, अब इनको याद रखने का तरीका क्या है, पार्ट 1 को और पार्ट 2 को। पार्ट 1
जिसमें प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन है, जिसमें टाइटल एंड डेफिनेशन दी जाती है किसी भी एक्ट की। इसमें बस आपको इतना ही याद रखना, जो सेक्शन पहला अगर आपको किसी भी एक्ट का पूछते हैं तो उसमें टाइटल एंड डेफिनेशन ही होगा, प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 3 आप लद्दाख से स्टार्ट करेंगे। लद्दाख को यूटी बनाया विदाउट लेजिस्लेचर। उसके बाद आप जे में आएंगे, जे विद लेजिस्लेचर। देन सेक्शन 5 जो इंपॉर्टेंट है क्या है, गवर्नर ऑफ एग्जीक्यूटिव स्टेट रहेगा। 6th क्या है, अमेंडमेंट की है फर्स्ट शेड्यूल में। अब क्या अमेंडमेंट हुई है फर्स्ट शेड्यूल में, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपको पहले ही बता दी है। अब फर्स्ट शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है फर्स्ट शेड्यूल, और क्या अमेंडमेंट हुई है ना, तो ये मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दी है हमने। देन सेक्शन 7 जो जे.एंड.के.यूटी को पावर देता है कि वो किसी भी एरिया का क्या करेगी, बाउंड्री या नेम आल्टर कर सकती है। तो ये थे हमारे आज की क्लास के 2 सेक्शंस। तो ये हमारे कंप्लीट हुई। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और रही इन लेक्चर्स की पीडीएफ की बात, तो आखिरी क्लास में ये पीडीएफ हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। जो हमारा आखिरी लेक्चर होगा, आई थिंक कल 3rd लेक्चर होगा एंड 4th लेक्चर में हम इसको वाइंड अप करेंगे। और अगर कुछ अमेंडमेंट्स हमें डिस्कस करनी है तो 5th लेक्चर तक जा सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 4th लेक्चर में ही इसको वाइंड अप करें। तो आज का लेक्चर भी ऑलमोस्ट 16 मिनट्स का हो चुका है, क्योंकि जितना थोड़ा थोड़ा आप इनपुट करेंगे उतना आपको याद रहेगा। अब हम एक ही क्लास में ये पूरा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कंप्लीट भी करा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जब पढ़ते हैं ना, तो आपको ये चीज़ें डाइजेस्ट होनी चाहिए। जैसे खाना किसी को डाइजेस्ट होता है, उतना ही डाइजेस्ट होगा जितना वो हद में खाएगा। ये भी थोड़ा थोड़ा जब हम करके इनपुट करते हैं अपने दिमाग में, चीज़ों को रिलेट करके पढ़ते हैं, तो वो याद रहती है। इसीलिए मैंने आपको ये एक साथ ये एक्ट पूरा करा नहीं रहा हूँ। होप आपने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। और आप ईमेल आईडी पे भी हमें मेल भेज सकते हैं। ईमेल आईडी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जस्ट ए सेकंड। तो हमारी जो ईमेल आईडी रहने वाली है, सॉरी, DANISH221@gmail.com। तो इस पे आप हमें मेल भी कर सकते हैं। किसी रिलेटेड भी आपको पूछना है या आपको पीडीएफ चाहिए, आप हमें मेल करके यहाँ से ले सकते हैं। तो अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हमारे कल के लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़, बाय बाय।